देखो बेटा, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 11 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल 11, ये 12 में आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे बेसिकली पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझना है। फूल क्या होता है, फूल के भाग कितने होते हैं, फूल के प्रकार कितने होते हैं, किसके किसके आधार पे फूल किसके प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें समझना है पुष्प के बारे में। तो सबसे पहले पुष्प के बारे में बेसिक जानकारी याद रखेंगे। पुष्प क्या है, पुष्प एक तना है। पुष्प क्या है, तना है। अगर बात करें तना की, कौन सा तना है, तो रूपांतरित तना। पुष्प एक रूपांतरित तना है। रूपांतरित का मतलब क्या है भाई मेरे, रूपांतरित का मतलब वह तना जो अनुकूलन या फिर वातावरण की वजह से अपना रूप क्या करे, बदल ले, उसे हम क्या कहेंगे, रूपांतरित तना। आपने रूपांतरित तना पढ़ा होगा, रूपांतरित जड़ पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा है आलू जड़ है या तना, वो तना है, लेकिन कौन सा तना है, वो रूपांतरित तना है, जो अपना रूप क्या करता है, बदल लेता है। मूली, गाजर है ना, अदरक, ये सभी क्या हैं, ये तने की कैटेगरी में, ये भूमिगत आते हैं, लेकिन वो रूपांतरित की कैटेगरी में आते हैं। तो जो पुष्प है वो क्या है, एक प्रकार का तना है। अगर बात करें कौन सा तना है, तो वो कौन सा तना है बेटा, वो है रूपांतरित तना। अब आगे कुछ बातें समझते हैं हम पुष्प के बारे में। अब पुष्प का मानव से, अगर आपकी एनसीईआरटी की बात की जाए तो उसकी कुछ लाइनें हैं कि मानव का जो जुड़ाव है या फिर लगाव है वो पुष्प से सदियों से रहा है। पहले जैसे देवी देवताओं के लिए पुष्प इस्तेमाल किया जाता था, सौंदर्य के लिए यानी कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी पुष्प इस्तेमाल किया जाता था, है ना। आज क्या है पुष्प, आज आप पुष्प को केवल एक भोग विलास की चीज़ है, मतलब केवल आप अपने भावनाओं को, कई लोग इनको अपनी भावनाओं के इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को बता सकते हो। सफ़ेद वाला फूल लगा है, ज़्यादातर कोशिश है मैयत पड़ी हुई है ना। रंगीन वाले फूल लगे हैं, शादी होगी या फिर किसी का बर्थडे वगैरह होगा। ये क्या है, हम अब फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हालांकि अब वास्तविक फूल की जगह फाइबर वाले, प्लास्टिक वाले फूल ले लिए, वो अलग बात है, जिसको आप गुलदस्ता कहते हो। लेकिन पुष्प क्या है बेटा, एक रूपांतरित तना है। बायोलॉजिकल भाषा में इसका महत्व समझें तो इसे बोलेंगे पौधे का जनन स्थल। यानी कि जनन स्थल का मतलब, कभी पूछेगा कि फल का निर्माण कहाँ होगा या कौन करेगा, तो बेटा फूल करेगा। फूल का भाग ही करेगा, लेकिन वो होगा कहाँ, फूल में, है ना। जनन स्थल का मतलब बीज का निर्माण कहाँ होगा। अगर हम बात करें पहला टॉपिक, बीज कहाँ बनने वाला है, तो वो भी आगे चल के फूल में ही बनेगा। फल कहाँ बनेगा, वो भी आगे चल के कहाँ बनेगा, फूल में ही बनेगा, जो आप अगली कक्षा में, कक्षा 12वीं में विस्तार से पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको लाइटली बता दूंगा कैसे फल बनता है, कैसे बीज बनता है। तो पहला टॉपिक बेटा याद रखना, पुष्प एक रूपांतरित तना है। दूसरा टॉपिक, पुष्प को बोला जाता है पादप का जनन स्तर, यानी कि उसकी आने वाली जो भावी पीढ़ी होगी या फिर जो फल होगा उसका निर्माण कहाँ होगा, पुष्प में ही होगा। ठीक है, आप समझेंगे। पुष्प के थोड़े से बारे में डीपली चले तो पुष्प के प्रकार समझ लीजिए, पहले भाग पढ़ लीजिए फिर प्रकार पढ़िएगा। पुष्प के भाग, है ना। पुष्प के मुख्य रूप से बेटा कितने भाग हैं जो पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग, 4 भाग होते हैं। पहले भाग में हम किसे रखते हैं, है ना, तो पहला भाग आपका हो जाएगा भाई मेरे, सबसे पहले आप बाह्य दल ले लीजिए। सबसे पहला भाग आपका बाह्य दल, दूसरा भाग आपका बेटा दल पुंज, और तीसरा आपका जो है वो है पुमंग, और चौथा जो है वो आपका क्या है, जायांग है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो बाह्य दल और दल पुंज हैं, इन्हें सहायक चक्र या फिर सहायक अंग के नाम से जानते हैं। सहायक चक्र या फिर सहायक अंग, और ये लास्ट के जो 2 हैं यानी कि पुमंग और जायांग, इन्हें हम क्या कहते हैं, जनन चक्र या फिर जनन अंग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक पार्ट को हम विस्तार से समझने वाले हैं। बाह्य दल, है ना, बाह्य दल सहायता करता है। याद रखेंगे फूल चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अभी हम पहचान समझेंगे कैसे मेल होगा कैसे फीमेल। चाहे फूल मेल हो या फिर फीमेल, चाहे कोई भी हो, उसमें होगा क्या, बाह्य दल दलपुंज दोनों में कॉमन है। चाहे नर फूल हो चाहे मादा, दोनों में बाह्य दल और दल पुंज पाए जाएंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सहायक चक्र या फिर सहायक अंग की कैटेगरी में रखेंगे।
जबकि दूसरा है पुमंग या जायांग। इन्हें जनन चक्र या फिर जनन अंग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पुमंग है ये नर में पाया जाएगा और ये जो जायांग है ये पाया जाएगा बेटा मादा में पाया जाएगा। तो ये मादा के लिए जनन अंग है, ये नर के लिए जनन अंग है और ये मादा के लिए जनन अंग है। तो विस्तार से समझिएगा क्या क्या। पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग? 4 भाग। पहला भाग बाह्यदल। बाह्यदल के बारे में बता देता हूं। बाह्यदल क्या काम करता है? तो बाह्यदल पहली पहचान मैं आपको बार बार बताता हूं। बाह्यदल सदैव किस रंग का होने वाला है? तो बाह्यदल सदैव किस रंग का होगा? हरा होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये क्या काम करेगा? पुष्प की क्या करेगा भाई? पुष्प की रक्षा करेगा। पुष्प की क्या करेगा? ये रक्षा। जब ये, और तीसरा काम क्या करेगा? जब कोई पुष्प कली अवस्था में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो तो आप यहाँ देखो, जब आप फूल का चित्र बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं। इस वाले भाग को आप कैसा रंगते हैं, है ना? हरा। तो ये हरा जो है बेटा, यही हरा वाला भाग क्या है? यही हरा वाला भाग क्या है? यही है हमारा बाह्यदल। यही हमारा क्या? बाह्यदल, जिसे आप कैलिक्स कहते हो। ये हमारा बाह्यदल ये क्या काम करता है? पहली चीज तो इसका रंग हरा। जब हरा रंग होगा तो आप जानते हैं पौधे के हरे रंग में ही क्या संभव है? प्रकाश संश्लेषण संभव है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधे के किस भाग में होगी? हरे भाग में होगी। तो जब कोई पुष्प कली अवस्था में होगा तो पहली चीज ये बाह्यदल क्या काम करता है? उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरी चीज इस फूल को खिलके, है ना, इस कली को खिलके क्या बनने? फूल बनने में क्या करता है? मदद करता है। कौन करता है? वो बाह्यदल। और तीसरी इसकी जो टॉपिक है, पहली चीज ये रक्षा करेगा, दूसरी चीज ये हरे रंग का होगा, तीसरा क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करके फूल को क्या करेगा? कली को क्या करेगा? ऊर्जा देगा ताकि वो क्या बन सके? फूल बन सके। पहला टॉपिक हमारा क्लियर है, बाह्यदल समझ में आया। आगे समझते हैं दलपुंज। दलपुंज को इंग्लिश में कहा जाता है कोरोला, या फिर आप आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं पंखुड़ी। अलग अलग फूल आप देखते हैं, उसकी जो पंखुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ये क्या काम करती है बेटा? ये हमारा टॉपिक हो गया, समझ लीजिए, बाह्यदल का। ये हमारा बाह्यदल हो गया। दूसरा टॉपिक हम समझने वाले हैं किसके बारे में? दलपुंज के बारे में। दूसरा टॉपिक हम बेटा समझ रहे हैं दलपुंज, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कोरोला, या फिर इसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं बेटा? पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दलपुंज क्या होता है। तो दलपुंज बेटा कैसा हो सकता है? दलपुंज रंगीन, दलपुंज कैसा हो सकता है? रंगीन, या फिर कैसा हो सकता है? सफ़ेद। कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होंगे। अगर रंगीन नहीं हुए तो वो कैसे होंगे बेटा? आकर्षक होंगे। कैसे होंगे? आकर्षक। क्यों होंगे ये समझेंगे। पुष्प के शरीर में या पुष्पों में एक घटना पाई जाती है, जिस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं बेटा परागण। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या होता है परागण? तो आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से परागण। वैसे लाइटली आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि पराग कोश, इसको पराग जो कण है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक उसका जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। 2 प्रकार का होगा, सजातीय विजाति। सजाती विजाति, है ना, स्वपरागण परपरागण। स्वपरागण 2 प्रकार का, सजाती विजाति। ठीक है, परपरागण 3 विधियां होंगी, उसका जल जीव वायु, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए समझेंगे दलपुंज क्या होता है बेटा? पंखुड़ी, जिसे आप कोरोला कहते हो। ये क्या काम करता है? ये पुष्प को क्या करता है? आकर्षक बनाता है, जिससे कीट भंवरे जीव पुष्प की तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। अब बात आएगी क्यों आकर्षित होंगे? ताकि वो क्या कर सके? परागण कर सके। परागण क्या करना है कि जो परागकण होगा, परागकण क्या है इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। परागकण को हमें क्या करना है? कहाँ तक पहुँचाना है? वर्तिकाग्र तक पहुँचाना है। तो इसके लिए पुष्प क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। तो ये है पहला चक्र, ये है आपका सहायक चक्र। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय, चतुर्थ चक्र। लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे कि बाह्यदल दलपुंज क्या है बेटा? ये सहायक की कैटेगरी में आते हैं। ये हर पुष्प में, चाहे नर हो चाहे मादा, ये दोनों पुष्प में पाए जाएंगे। लेकिन अगर इसकी बात करें पुमंग की, तो विस्तार से इसे हम अब समझने वाले हैं। यहाँ तक नोट डाउन करिए, आगे समझते हैं फटाफट अंदाज में। समझते हैं बेटा आप? तो पहले अब इसे समझने के लिए आपको समझना होगा पुष्प की संरचना को।
तो अगर आपको पुष्प की संरचना, मैं यहाँ किनारे बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत टफेस्ट नहीं है। अगर आप यहाँ बना लेते हो तो कक्षा 12वीं में आपको फिगर बनाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं भाई मेरे? 4 होते हैं। पहले भाग में हम किसको किसको रखते थे? पहले भाग में हमारा होता था बाह्य दल, और दूसरा हमारा क्या होता था? दूसरा होता था बेटा हमारा क्या? दलपुंज। दूसरे भाग में हम किसे रखते थे? दलपुंज। तो दलपुंज को हम कहते हैं कोरोला, और बाह्य दल को हम क्या कहते हैं? कैलेक्स। तो ये दोनों, ये और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? ये आते हैं सहायक चक्र, ये आते हैं सहायक चक्र। जबकि अब हमें समझना है दूसरा, तो पहले पुष्प के भाग समझ लीजिए। इस वाले भाग को बेटा हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाह्य दल। इस पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं? दलपुंज। ये नीचे जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा वृंत। इसके जस्ट ऊपर की जो संरचना है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेटा पुष्पासन। और ये जो संरचना कुछ दिख रही है ऐसी गोल सी 2 भागों में बटी हुई, इसे हम कहते हैं बेटा परागकोश। इसी परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है, हम समझेंगे विस्तार से। और जिस पे ये लगा हुआ है इस संरचना को हम कहते हैं बेटा पूतंतु, इसे हम कहेंगे पूतंतु। ये जो गोल सी संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये नली जैसी संरचना है इसे हम कहते हैं वर्तिका। और इस गोल से भाग को हम कहते हैं बेटा अंडाशय। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या क्या समझा, अब हम समझेंगे विस्तार से इसमें। वृंत क्या होता है? ध्यान से फटाफट देख लीजिए। क्या है वृंत? पुष्प का वह भाग है ना, पुष्प का वह भाग जो क्या करता है? पुष्प को पौधे से जोड़ता है। अगर ये फूल है, अगर ये फूल की संरचना है तो आप जहां से फूल को तोड़ते हो, आप जहां से, हालांकि फूल तोड़ना नहीं चाहिए है ना, हाँ भाई मजबूरी है तो तोड़ लो, लेकिन ज़रूरी है तो तोड़ लो, लेकिन फूल नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अगर आप फूल आपको पसंद है, अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसे मारोगे थोड़ी, पसंद है तो उसकी आप रक्षा करोगे ना, उसे आप मार नहीं सकते। ठीक है, तो देखो फूल है, जहां से आप फूल को तोड़ते हो, तोड़ने के बाद जो जिसको आप डंठल कहते हो, तो जिसे आप पकड़ के रखते हो, जहां से पुष्प को पकड़ते हो उसे हम क्या कहते हैं? वृंत। पुष्प का वह भाग जो पौधे को जो पुष्प को क्या करता है? पौधे से जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वृंत कहते हैं। पुष्प का वह भाग जो पौधे को क्या करता है, या फिर जो पुष्प को पौधे से जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं बेटा वृंत। इसके जस्ट ऊपर जो संरचना होती है इसे कहते हैं पुष्पासन। नाम से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पुष्पासन, पुष्पधन आसन, यानी संधि विच्छेद अगर आप करके देखोगे तो आपको मिलने वाला है पुष्पासन, पुष्पधन आसन। यानी कि पुष्प के बैठने की जगह, पुष्प के अधिकांश भाग, पुष्प के अधिकांश भाग कहाँ लगे होते बेटा? पुष्पासन। ध्यान से देखो, ये जो बाह्य दल है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? पुष्पासन से। ये आप जो ये परागकोश और इसके बाद की ये जो पुतंतु देख रहे हो, ये पुतंतु एक्चुअल में कहाँ लगा है? वास्तव में ये लगा हुआ है कहाँ पे? पुष्पासन। ये आप अगर देखेंगे अंडाशय, ओवरी, वो कहाँ लगा हुआ है? वो भी लगा हुआ है पुष्पासन, है ना। तो कहीं ना कहीं पुष्प के जितने भी भाग हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं? पुष्पासन से। तो आप कहेंगे पुष्पासन पुष्प का वह भाग है जहाँ उसके सभी अंग, लगभग अधिकांश अंग लगे हुए होते हैं। अधिकांश में आप लिख सकते हैं कौन कौन सा भाग? तो बाह्य दल, है ना, पूतंतु, अंडाशय। ठीक है, तो ये कहाँ से लगे होते हैं? ये वृंत भी आपका कहाँ से लगा हुआ है? पुष्पासन से। यानी कि लगभग अधिकांश भाग, ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो कहाँ से जुड़े हुए हैं? वो पुष्पासन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पुष्पासन रखा गया। इसके बाद आप बाह्य दल तो पढ़ ही चुके हो। बाह्य दल क्या होता है? ये सहायक चक्र के अंतर्गत आता है। ये हमेशा हरे रंग का होगा। फूल किस रंग का है ये मायने नहीं रखता,
लेकिन जो बाह्य दल होगा वो फूल किसी रंग का हो वो सदैव हरा होने वाला है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करके उसे कली को क्या करना है, फूल बनाना है, जिसके लिए दैट्स वाई ये क्या होता है, ये होता है भाई मेरे हरा। क्लियर है। दूसरी चीज ये पुष्प की रक्षा करता है। ठीक, इसके बाद की बात करें दलपुंज, ये है बेटा पंखुड़ी, ये क्या काम करती है, ये सदैव रंगीन होती है या फिर सफेद। अगर रंगीन होगी तो ज्यादातर कोशिश है कि खुशबूदार नहीं होगी, अगर वो सफ़ेद है तो ज़्यादा खुशबूदार होगा, क्योंकि उसे क्या करना है, जीवों को, कीटों को, पक्षियों को, भंवरों को वगैरह वगैरह, मानव सबको क्या करना है, अपनी तरफ क्या करना है, आकर्षित करना है, ताकि वो क्या कर सके, परागण कर सके। हम पढ़ेंगे परागण आगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद की संरचना बेटा। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब हम समझेंगे कौन सा भाग, पुमंग के बारे में। तो अब आप पूरा फिगर देखो, आपको कहीं पुमंग दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना। तो अब हमें समझना है पुमंग के बारे में। तो जब पुमंग है नहीं तो पुमंग कैसे बनता है, पुमंग का निर्माण कैसे होगा, या फिर किसे हम कहेंगे बेटा पुमंग, एंड्रोशियम हम किसे कहते हैं। ठीक है, कहानी समझिए। तो पुमंग क्या होता है, पहली चीज तो समझो कि ये पुमंग क्या होता है बेटा, ये होता है पुष्प का नर या मादा भाग। होगा भाई मेरे कौन सा, पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग। पहली चीज पुमंग होता है पुष्प का नर भाग। ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया कि ये जो सहायक चक्र मैंने आपको यहां बताया, वहां पे देखिए ये दलपुंज बाह्य दल, चाहे फूल नर हो या फिर मादा, कौन सा नर है कौन सा मादा वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो तो क्या है भाई मेरे, अगर किसी पुष्प में पुमंग पाया गया, अगर किसी पुष्प में पुमंग पाया गया तो याद रखो पुमंग मतलब क्या है, ये देखो ये जो संरचना यहां से यहां तक आपको दिख रही है, यानी कि परागकोश पुतंतु, ये संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं बेटा, यानी कि नर भाग की बात अगर हम करें, नर भाग, तो नर भाग में क्या क्या आता है, तो नर भाग में बेटा पहला आता है आपका क्या, परागकोश, पहला भाग आपका आता है परागकोश। दूसरा उसमें क्या आता है, तो दूसरा आता है बेटा पूतंतु, यानी कि पुष्प के नर भाग के कौन, इस जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें नर भाग कौन सा है, तो नर भाग कौन सा है, ये परागकोश और पूतंतु पुष्प का नर भाग होता है, जबकि ये वर्तिका अंडाशय, ये पुष्प का कौन सा भाग, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय पुष्प का मादा भाग, बाकी सब में कॉमन होगा। बातें समझ में आ रही है, यानी कि अगर कोई फूल है बाह्य दल उसमें होगा ही होगा, पुष्पासन होगा ही होगा, वृंत होगा ही होगा, लेकिन ये उतने सपोर्ट नहीं करते जितना सपोर्ट बाह्य दल और दलपुंज करता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, सहायक चक्र में रखते हैं। अगर किसी पुष्प में वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय पाया गया तो वो कौन सा भाग है, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे फटाफट। पुष्प के प्रकार, क्योंकि आगे हमें विस्तार से पढ़ना है पुष्प के प्रकार, इसीलिए मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ। पुष्प के प्रकार, पुष्प कितने प्रकार के होंगे बेटा, दो प्रकार के। पहला कौन सा होगा, एक लिंगी, एक लिंगी। दूसरा क्या होगा भाई मेरे, द्विलिंगी, है ना। एक लिंगी द्विलिंगी क्या होता है, ये जनन अंग के आधार पे है। तो अब देखो, अगर किसी पुष्प में परागकोश पुतंतु दोनों में से कोई एक, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जायांग या पुमंग दोनों में से कोई एक, तो जायांग पुमंग की अभी संरचना हम देखने वाले हैं। तो आप ऐसे याद करो, जब किसी पुष्प में परागकोश पुतंतु या फिर वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय दोनों में से कोई एक पाया जाए, या तो ये वाला भाग पाया जाए या तो ये वाला, अगर दोनों भाग पाया गया तब तो हो गया वो द्विलिंगी। जब किसी पुष्प में नर भाग मादा भाग दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, तो अगर मान लो, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम क्या है, परागकोश पुतंतु पाया गया, तो परागकोश पुतंतु किसका भाग है, नर का भाग है ना, तो वो फूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नर। लेकिन अगर कहीं ये वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय पाया गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मादा, क्योंकि वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय पुष्प का कौन सा भाग है, मादा भाग है। ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे, पहले समझ लीजिए पुमंग क्या है। तो देखो पुष्प में क्या है भाई मेरे, परागकोश और पुतंतु। तो यहाँ देखो फिगर से समझने की कोशिश करना, यहाँ बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा परागकोश। परागकोश चूंकि दो भागों में डिवाइड होता है, द्विपालित होता है। ठीक है, अब देखो परागकोश पुतंतु मिलके एक संरचना का निर्माण करते हैं, इसे हम कहेंगे बेटा परागकोश, इसे कहेंगे परागकोश, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पूतंतु। अगर आपको याद होगा तो
परागकोश पुतंतु पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग। कौन सा भाई मेरे? नर। तो नर में परागकोश और पुतंतु पाया जाएगा, बाकी बाह्य दल दलपुंज कॉमन है। अभी देखो आगे कहानी को। अब क्या है? परागकोश पुतंतु। अगर किसी पुष्प में, याद रखना कि एक परागकोश के एक पुतंतु के ऊपर एक ही परागकोश आने वाला है। अगर किसी पुष्प में एक पुतंतु है तो एकदम कंफर्म रखिएगा कि एक ही परागकोश उस पर मिलने वाला है। तो जब किसी पुष्प में आप यूं कह सकते हैं कि परागकोश पुतंतु मिलके या संयुक्त रूप से, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पुंकेसर। क्या कहेंगे इसे? पुंकेसर। अब आप कहोगे कि इसमें भी तो नहीं है पुंकेसर, है ना? हम समझ क्या रहे हैं? हम समझ रहे हैं पुमंग के बारे में। तो परागकोश पुतंतु को हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। या यूं कह सकते हैं कि जब किसी पुष्प में एक परागकोश एक पुतंतु मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बेटा पुंकेसर। अब यहां देखो, पुंकेसर के गुच्छे को, है ना, पुंकेसर के गुच्छे को, पुंकेसर के गुच्छे को हम क्या कहेंगे? गुच्छे को हम क्या कह देंगे बेटा? इसे हम कह देंगे क्या? इसे ही हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। कहानी समझ लो। अब क्या कहोगे? परागकोश है, एक परागकोश एक पुतंतु। जाहिर सी बात है, अगर पुतंतु एक है तो उसके ऊपर एक ही परागकोश होने वाला है। तो अगर किसी पुष्प में केवल एक परागकोश पाया गया, समझ रहे हैं, एक परागकोश या फिर एक पुतंतु, दोनों में से, यह नहीं कि दोनों में से कोई एक, अगर पुतंतु है तो परागकोश जरूर होगा। वो अलग बात है, तुम तोड़ के फेंक दो, वो तो दूसरा मैटर है। लेकिन अगर वो परागकोश, अगर पुतंतु है तो परागकोश होगा, और एक पुतंतु के ऊपर एक ही परागकोश होने वाला। तो परागकोश और परागकोश पुतंतु को संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। अगर किसी फूल में कई सारे पुंकेसर, कई सारे पुंकेसर का मीन क्या है? कई सारे परागकोश और कई सारे पुतंतु। जब किसी पुष्प में कई सारे पुतंतु कई सारे परागकोश पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पुंकेसर का गुच्छा। और पुंकेसर के गुच्छे को संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे? पुमंग। यानी कि पुमंग में क्या क्या पाया जाएगा भाई मेरे? परागकोश, कई सारे परागकोश और कई सारे पुतंतु। तो कई सारे परागकोश और कई सारे पुतंतु को हम संयुक्त रूप से क्या कहने वाले हैं? पुमंग कहने वाले हैं। तो अगर किसी पुष्प में पुमंग पाया गया तो वो क्या है? नर। और अगर क्या पाया गया? जायांग। जायांग को अभी हम समझने वाले हैं। अगर पुमंग पाया गया, केवल और केवल पुमंग पाया गया, यानी कि परागकोश और क्या पाया गया? उसमें पुतंतु पाया गया, और बाकी तो आप जानते ही हैं कि बाह्य दल दलपुंज हर फूल में रहेगा, पुष्पासन वृंत ये तो रहना ही रहना है, तो उसे आप क्या कहोगे? नर कहोगे। और अगर केवल जायांग पाया गया, यानी कि ये परागकोश पुतंतु नहीं मिला, यानी कि पुमंग नहीं मिला, तो उसे आप क्या कहोगे? मादा कहोगे। अगर दोनों मिल गया, बाय द वे दोनों मिल गया, जैसे इस पुष्प में आप देखो नर भाग भी है मादा भाग भी है, तो अगर नर भाग मादा भाग यानी कि पुमंग जायांग दोनों उपलब्ध हैं, दोनों हैं, तो उसे आप क्या कहने वाले हो बेटा? द्विलिंगी कहने वाले हो। फटाक से नोट करिए, समझते हैं जायांग के बारे में। समझ लीजिए बेटा फटाफट। अब बचा हमारा कौन सा भाग भाई मेरे? अब बचा हमारा जायांग। तो सेम अगर आपको याद होगा, पुमंग अगर आपने समझ लिया तो आप जायांग बड़े आसानी से समझ जाओगे। हमने पढ़ा ना कि जब किसी पुष्प में, तो पहले यहां देखो, ये पुष्प का कौन सा भाग है भाई मेरे? जायांग पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग। अब आगे समझो इसके बारे में थोड़ा सा। यहां ये है भाई पुष्प का कौन सा भाग? मादा। आप फिगर में देख सकते हैं, ऐसी संरचना आपको दिख जाएगी। ये मादा भाग। इस वाले भाग को बेटा हम क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। इस भाग को, यहाँ तक भाग को पतली जो नली जैसी संरचना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्तिका। और इसके जस्ट नीचे का ये जो भाग है बेटा, ये क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। अगर आपने पुमंग समझा है, जिस प्रकार से परागकोश और पुतंतु को संयुक्त रूप से हम क्या कहते थे? संयुक्त रूप से हम क्या कहते थे? पुंकेसर कहते थे। ठीक उसी प्रकार से वर्तिकाग्र, जब किसी पुष्प में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, याद रखेंगे, अगर अंडाशय एक है तो वर्तिका भी एक होगी और वर्तिकाग्र भी एक होगा। जैसे एक परागकोश के ऊपर एक ही पुतंतु संभव था, ठीक उसी प्रकार से मादा में भी एक, अगर अंडाशय है तो वर्तिका भी एक होगी, वर्तिकाग्र भी एक ही होने वाला है। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे बेटा? हम कहने वाले हैं क्या? स्त्री केसर। क्या कहेंगे? जैसे नर में यही इसी जगह पे क्या होता था? पुंकेसर होता था। जब परागकोश
परागकोश क्या होते थे भाई मेरे? परागकोश पुतंतु को संयुक्त रूप से हम क्या कहते थे? पुंकेसर कहते थे। ठीक उसी प्रकार से वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर के गुच्छे को, स्त्रीकेसर के गुच्छे को, गुच्छा मतलब कई सारा स्त्रीकेसर, कई सारा स्त्रीकेसर का मतलब कई सारा वर्तिकाग्र, कई सारा वर्तिका और कई सारा अंडाशय होगा। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इनकी संख्या मतलब बहुत ज़्यादा हो सकती है। कई सारे वर्तिकाग्र हो सकते हैं, बहुत वर्तिकाग्र, बहुत वर्तिका, बहुत अंडाशय हो जाएंगे। तो इन्हें हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे बेटा संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? ये था आपका पुष्प के भाग। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो अगले वीडियो में हम जानेंगे परागण के बारे में, किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है, किस प्रकार से फल का निर्माण होता है, क्या होता है परागण, कितने प्रकार का होता है परागण, कितने प्रकार के होते हैं पुष्प। मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।